हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आजकल हम लोग डेली क्लासेस फॉर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम सीरीज हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, एलटी, नीट और जेईई प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फिजिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं हीट यानी उष्मा की ये दूसरी वीडियो आप सबके सामने है। चलिए हम बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए कोशिश करते हैं और पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एंट्रोपी मापक है। एंट्रोपी किसका मापक है, ये हमसे पूछा गया है। यानी एंट्रोपी होता क्या, एंट्रोपी की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी को किससे दिखाते हैं हम लोग, डिनोट आपको एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी कि समय के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं समय के अकॉर्डिंग एंट्रोपी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एस से। ये क्या करता है, ये कभी कभी जो समय के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू चलता है, ये कभी ये बढ़ता है और कभी ये घटता है। यानी कि इसकी कंडीशन जो है प्रॉपरली ना तो कभी घटती है ना ही एक साथ कभी बढ़ती है कंटिन्यू। इसमें वेरिएशन पाया जाता है। जब एंट्रोपी में वेरिएशन पाया जाता है तो वहां क्रमागतता यानी कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा ना ही वहां डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस समय इसको क्या कह सकते हैं, इसको अक्रामकता कह सकते हैं, यानी डिसऑर्डरनेस बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो आज के हमारे ये पहले प्रश्न का जो आंसर हो गया डिसऑर्डरनेस। ठीक है, यानी अक्रमागतता। ठीक है, एंट्रोपी मापक होती है डिसऑर्डरनेस की। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, पीसीएस प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। लिखा है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये कथन निम्नलिखित पर आधारित है, यानी कि किस पर आधारित है, किस नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये हमें बताया। ठीक है ना, न्यूटन ने शीतलन नियम दिया था, स्टीफेंस ने विकिरण नियम दिया था, प्रीवोस्ट ने भी एक सिद्धांत दिया था, और हमारे एक साइंटिस्ट हुए किरचॉफ ने बताया था किसी निश्चित ताप पर किसी पिंड पर पड़ने वाला सभी विकिरण क्या करते हैं, वो एक साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी उत्सर्जित हो सकते हैं। ये किसके द्वारा हो गया, किरचॉफ के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, किरचॉफ के द्वारा क्या कहा गया, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा दूसरा प्रश्न था आज का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा हमारा पास क्वेश्चन है। लिखा है, एक कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता समानुपाती होती है। स्टीफन का नियम यहाँ पर लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, स्टीफन का नियम, यानी E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये स्टीफन का नियम था, जहां पर सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। ये एंट्रोपी की जो माप होती है स्टीफन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 के समानुपाती हो जाता है। किसके समानुपाती होता है, ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। ये ई समानुपाती लिखा हुआ है, ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पीसीएस प्री 1994 में पूछा हुआ, बीन के अनुसार एक तारा जो नीला दिखाई देता है वो होगा, यानी ब्लू कलर का जो स्टार हमें दिखाई दे रहा है अब वो कैसा होगा, यानी कि सन के अकॉर्डिंग हमें रेस्पेक्टिवली बताना है उसका टेम्परेचर कैसा होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है वेरी कोल्ड, यानी बहुत ठंडा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सूर्य से ठंडा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है सूर्य के बराबर गर्म, और चौथा ऑप्शन हमारे पास लिखा है सूर्य से भी अधिक गर्म। तो हमें दोस्तों इसमें से पता करना है कि इसमें जो चार ऑप्शन में इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। देखो हम आपको बता देते हैं इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हमने VIV GYOR ये सब ने पढ़ रखा है, रंगों का एक क्रम दिया जाता है। इसमें सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रेड कलर की होती है। यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ रेड कलर की सर्वाधिक होती है, और यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है। ठीक है ना फ्रेंड, तो हमें पता है कि जो सन हमारा होता है वो येलो कलर का होता है, और हमारे पास जो स्टार है वो ब्लू कलर का शो हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना, तो ब्लू कलर का स्टार कैसा होगा,
क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो इसका मतलब स्टार का जो टेम्परेचर होगा वो सूर्य के टेम्परेचर से अधिक होगा। ठीक है ना, तो हमारे लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, सूर्य से अधिक गर्म। ये आंसर हमारे लिए इस प्रश्न के लिए आंसर होगा सूर्य से अधिक गर्म। प्रश्न लिखा है किसी तारे का रंग बताता है। देखो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया जो कलर होते हैं, कलर क्या होता है कि उनकी जो वेवलेंथ होती है यानी उनकी तरंगदैर्घ्य होती है अलग अलग होती है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है, अर्थात किसी तारे का जो रंग होगा अलग अलग रंग होता है। ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज हो सकता है, वो डिफरेंट कलर हो सकते हैं। और डिफरेंट कलर में क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। चले हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बीन के नियम के अनुसार, यानी हमसे बीन का नियम पूछा गया और इसमें हमें ये पेपर यूपीपीसीएस प्री 2002 और 1998 में पूछा गया। बीन के नियम का जो समीकरण होता है क्या होता है, लैम्डा होता है। ये बीन कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, बीन कांस्टेंट होता है। इसको लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट भी लिखा जाता है। जहां पर कैपिटल ए लिखा गया है, ये कैपिटल ए आपका जो कैपिटल ए है ये लैम्डा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं वहां पर लैम्डा नहीं होता है टाइपिंग बोर्ड में, इसीलिए वहां पर हमने ए को टाइप किया हुआ है। इसीलिए हमारा यहाँ का ऑप्शन सही होगा इसमें ए एम टी यानी लैम्डा एम टी बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। रेले और जीन्स ने ये फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला किसी भी विकिरण की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यहां पर क्या हो गया, 8 कांस्टेंट हो जाता है, पाई कांस्टेंट हो जाता है, HC ऑलरेडी कांस्टेंट है हमें मालूम है, तो इसके अकॉर्डिंग I समानुपाती हो जाएगा। किसके हो जाएगा, लैम्डा की पावर -4। ये लैम्डा की पावर -4 के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें कि I किसके समानुपाती है, लैम्डा की पावर -4 के समानुपाती है, तो ऑप्शन डी हमारे लिए सही आंसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रवक्ता एग्जाम 2013 में पूछा गया है और इसमें पूछा जा रहा है सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। सूर्य में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, जैसा कि पृथ्वी में बहुत सारे हिस्से पाए जाते हैं। इसमें फोटोस्फीयर एक हिस्सा दिया हुआ है जो हमें आंखों से सूर्य का भाग दिखाई देता है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर जो होता है वो सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है। आयनोस्फीयर जहां पर आयनिक गैसें पाई जाती हैं, गैसें जो होती हैं वो आयनित रूप में जहां पाई जाती हैं उसे आयनोस्फीयर कहते हैं। फ्रेंड्स हम आपको बताएं सूर्य का जो अनंतिम अंदर का भाग होता है यानी केंद्रीय भाग होता है, कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, CORE, कोर। ये सूर्य का केंद्रीय भाग है और इसमें से कोर कहीं लिखा हुआ नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यूपीपीसीएस 2002 में आया हुआ प्रश्न है। लिखा है जब लोहे की एक गर्म छड़ लाल तप्त गर्म की जाती है यानी रेड हॉटेड वार्म कर दी जाती है, तो इसकी क्रियाविधि में जिसके कारण ये इसके परमाणु उत्तेजित होकर दृश्य प्रकाश का विकिरण करते हैं। रेड हॉटेड रॉड लेते हैं, उस रॉड को जब गर्म करते हैं तब क्या होता है कि वहां पर क्वांटा का अवशोषण होता है। क्या होता है, क्वांटा का अवशोषण होता है। जब तक क्वांटा का अवशोषण नहीं होगा तब तक कोई भी हमको विजिबल लाइट का विकिरण उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारे लिए बिल्कुल एक्यूरेट और सही आंसर है। फ्रेंड हम आपको बताते हैं कि इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, एक गर्म लाल तप्त छड़ क्रियाविधि जिसके कारण परमाणु उत्तेजित होकर दृश्य प्रकाश का विकिरण उत्सर्जित करते हैं, वो क्या कारण है, वो है आपतित क्वांटा का अवशोषण। यानी कि जिस छड़ को हम गर्म करते हैं वो क्यों गर्म होती है, क्योंकि उसमें क्वांटा का अवशोषण हो जाता है। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
था। इस समय आप लोग देख रहे हैं डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये आप देख रहे हैं एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति चैनल पर। चैनल को लाइक करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल को देख सकें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी न्यूटन का शीतल नियम आल्सो एप्लीकेबल ऑन ए वन टू द फॉलोइंग। निम्न में से किसी एक के को भी फॉलो करता है कौन? न्यूटन का शीतल नियम। न्यूटन का शीतल नियम यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वेक्शन लॉसेज। कन्वेक्शन लॉसेज का मतलब होता है संवहन क्षय, यानी कि संवहन के अंतर्गत जो ऊष्मा में जो क्षय होता है, एनर्जी लॉस जो होता है, उसको कन्वेक्शन लॉसेज बोलते हैं। और नेचुरल कन्वेक्शन लॉसेज का मतलब होता है प्राकृतिक संवहन क्षय, और फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेज का, ये कन्वेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेज का मतलब होता है विभिन्न परिस्थितियों में जो संवहन में जो क्षय होता है उसको फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पूछा गया न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम जो लागू होता है वो प्राकृतिक रूप से जो कन्वेक्शन होता है, जो संवहन होता है, उसमें जो क्षय होता है उस पर लागू होता है, ठीक है फ्रेंड। लिखा है एक बर्तन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म भरा हुआ है, यानी एक बर्तन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी भरा है। ये पानी 80 से 75 सेंटीग्रेड और 75 से 70 सेंटीग्रेड और 70 से 65 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में अलग अलग टाइम लेगा। कितना टाइम लेता है? T1, T2 एंड T3 सेकेंड लेता है। यानी T1 सेकेंड में जो पानी है वो कितना ठंडा हो जाता है? 80 से 75 तक, और T2 सेकेंड में 75 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद 70 से 65 तक ठंडा होने में उसको T3 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों मान लिया हमारे रूम का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे रूम का है। अब हमें पता है किसी के शीतलन नियम के अनुसार जो कूलिंग रेट जो होता है, क्या होता है उसका? कूलिंग रेट यानी ठंडे होने की दर होती है dQ अपॉन dt, ये समानुपाती होती है T1 माइनस T2। ये T1 माइनस T2 क्या होता है? हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके अंतर के बराबर होता है। यानी कि न्यूटन के शीतलन नियम में ये बताया गया था किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर होती है वो तापांतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तापांतर के। तापांतर किसका? जो वस्तु ठंडी हो रही है वो वस्तु और जिस एटमॉस्फेयर में ठंडी हो रही है उस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अंतर के समानुपाती होगा। हमें ये पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें देखेंगे 80 से 75 तक, 80 से 75 यानी कि 80 से 75 और ये 30 हमारा रूम का टेम्परेचर है। यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है। आफ्टर दिस देखेंगे 70 से 30 तक, यहाँ पर रूम टेम्परेचर और कम हुआ, और इसके बाद 70 से 65 तक यहाँ रूम टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाता है। जैसे जैसे तापांतर घटता है वैसे वैसे कूलन यानी शीतलन की जो दर है वो बढ़ती जाती, समय बढ़ता जाता है। इट मीन्स क्या हुआ? जब शीतलन की दर बढ़ती जाती है तो T1 जो होगा सबसे कम समय में कौन सा ठंडा होगा? 80 से 75 वाला सबसे कम समय लेगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और 75 में मध्यम वर्गीय टाइम लगेगा और 70 से 65 में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इट मीन्स हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा? T3 में सबसे ज्यादा टाइम होगा। T2 हमारे लिए 20 का टाइम रहेगा, मध्यम टाइम रहेगा, और T1 हमारे लिए सबसे कम टाइम रहता है, ठीक है। ये जो प्रश्न हम हल कर रहे थे ये न्यूटन के शीतलन नियम के अकॉर्डिंग था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिखा हुआ है वस्तु 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेती है। कोई वस्तु है वो 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना टाइम लेती है? 10 मिनट। अब वही कंडीशन सारी लागू की जाए, जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर रूम का रहे, जो वस्तु का टेम्परेचर है वो अब क्या करना है हमको? 80 से 70 तक ठंडा करना है। कहाँ? 80 से 70 तक, 80 से 70 तक ठंडा करना है। तो बस होने में, ठंडा होने में वस्तु कितना समय लेगी ये हमसे पूछा गया। यानी कि जब वस्तु किसी रूम में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है।
अब उसी वस्तु को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि शीतलन की दर जो होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जैसे शीतलन की दर होती है ये किसके समानुपाती होती है, तापांतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? तापांतर, यानी डेल्टा टी लिख सकते हैं या डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, इसके समानुपाती होती है। इट मीन्स क्या हुआ, अगर हमारे रूम का टेम्परेचर से मैंने बोला था कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो यहाँ से यहाँ 80 से यानी 90 से मान लो, तो 90 से 30 के बीच में जो डिफरेंस मिलता है 60 का मिलता है, और यहाँ 80 से 30 का डिफरेंस 50 का मिलता है। तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 60 का है। जहां तापांतर ज्यादा होगा वहां वस्तु जल्दी ठंडी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में हमें कितना टाइम मिलता है? केवल 10 मिनट लगता है। अब 10 मिनट के बाद 90 से जब 80 पे आ जाती है, आफ्टर दिस क्या करना है हमको? 80 से 70 तक पहुंचना है। कहां से? 80 से 70 तक, और उससे और ज्यादा ठंडा होना है। इट मीन्स क्या होगा कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डाउन हो गया, कम हो गया। अब डिफरेंस कम होने से क्या हो जाता है, वस्तु को ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 10 मिनट में अधिक समय लगेगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक आदर्श रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस गुणांक कितना है। दोस्तों ये हाईलाइट किया हुआ है, और हम आपको बता दें कि आदर्श रेफ्रिजरेटर होता है, उसका परफॉर्मेंस गुणांक जो होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट, यानी अनंत रहता है। कितना रहता है? अनंत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम लोग देखें, लिखा है एक कमरे के अंदर चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कई बार हमारे घरों में ऐसा जिक्र होता है कि अगर फ्रिज में रखी हुई कोई वस्तु ठंडी हो रही है और रूम में है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बच्चे अक्सर कहा करते हैं रूम का जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? रूम ठंडा हो जाएगा। भाई रूम ठंडा नहीं होता है, आपको मालूम है रूम ठंडा नहीं होता है, ठीक है। रूम क्या होता है? धीरे धीरे ग्रेजुअली, यानी ग्रेजुअली क्या होता है? क्रमिक रूप से वार्म, गर्म हो जाता है। रूम क्या होता है? क्रमिक रूप से गर्म हो जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी। स्टीफन का नियम इसमें हमें याद आता है। स्टीफन ने क्या बताया था? E समानुपाती T की पावर 4, ये स्टीफन का नियम है। इस नियम के अनुसार E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जहां सिग्मा क्या है? ये स्टीफन कोफिशिएंट है। क्या है ये? स्टीफन कोफिशिएंट, इसको हिंदी में स्टीफन गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कितना सूर्य का ताप 2 गुना कर दिया है और पृथ्वी पर ऊर्जा पूछी है। अगर हम टी को इधर लेकर आते हैं, ऐसे लेकर चले, तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा हमारा। अभी मैं लिखता हूं रिलेशन दोनों में क्या बनता है। इन दोनों का रिलेशन बनता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की होल पावर 4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं E1 अपॉन E2, और कंडीशन क्या दी है कि सूर्य का ताप 2 गुना कर दिया जाए। मान लिया सूर्य का ताप पहले T था, अब हमने उसको टेम्परेचर कितना कर दिया? 2T कर दिया। पहले था T, अब कितना कर दिया? 2T, इसकी होल पावर हो गई 4, ठीक है मित्र। देखें सॉल्व करते हैं इसको। T से T कैंसिल हो जाता है, 1 आता है। E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 की होल पावर 4। आगे चलते हैं। आगे क्या है? E1 अपॉन E2 इक्वल टू 1/16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके E2 की वैल्यू आती है 16E1। इट मीन्स क्या हो गया? 16E1 लाने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी जो पहले एनर्जी जो थी वो कितने गुना बढ़ जाती है? 16 गुना बढ़ जाती है। यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा जो हमें प्राप्त होगी वो पहले से 16 गुना अधिक प्राप्त होगी। यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, लिखा है यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन
और दबाव यानी प्रेशर दोनों को निश्चित मात्रा का आयतन और दबाव तो दोनों को आधा कर दिया जाए, ठीक है ना, ये कंडीशन है हमारे पास। तो इसका ताप कितना होगा? केरला पीईटी पेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। रिलेशन क्या बनता है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 कितना है? P2 दबाव आधा है और V2 भी आधा है, यानी क्या ना, P1 का आधा P1 अपॉन 2 और इंटू V1 अपॉन 2 अपॉन T2, ठीक है मित्र। चलें आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये P1 V1 अपॉन T1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा P1 V1 अपॉन 4 T2। P1 V1 से P1 V1 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमें एक रिलेशन मिलता है T1 इक्वल टू 4 T2। अब इसी रिलेशन से T2 बराबर कितना हो गया? T1/4, यानी T1 का 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देखा, जब एक वैन डर वाल्स गैस का स्वतंत्र विसरण होता है तो ताप क्या होता है? हम आपको बताते हैं। ये वैन डर वाल्स गैस एक बॉक्स में है, ठीक है, एक जार में ले लेते हैं, उसको किसी दूसरे जार में उसको विसरित करा देते हैं। यहां से इसमें विसरित हो रही है, ये गैस है। अब ये गैस इसमें जाके विसरित होगी, तब क्या करेगा? गैस के मॉलिक्यूल्स इस दूसरे चैम्बर के मॉलिक्यूल्स को पुशअप करेंगे, धक्का देंगे, ये बाहर की ओर जाएंगे, इनके साथ कार्य करेगा। जब कार्य करेगा तो क्या गैस की जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी, गैस की एनर्जी लॉस हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब किसी गैस की इंटरनल एनर्जी में अंतर आता है, यानी कमी आती है, तो क्या होता है? इसकी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ टेम्परेचर में भी कमी आ जाती है, तो इसका ताप क्या होगा? घट जाता है। कितना होता है? टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है ना। आया समझ में? चलो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि एक टायर को बाहर धूप में रखने पर कुछ समय बाद टायर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? AFMC 2005 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा है दाब में वृद्धि के कारण, आयतन में वृद्धि के कारण, या इन दोनों के कारण, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। हम बताते हैं। जब ये टायर होता है, साइकिल का टायर, और टायर के साथ में अंदर रहता है ट्यूब। मान लो ये कोई ट्यूब है और इसमें एयर भरा हुआ है, यानी गैस भरी हुई है, हवा भरने के बाद इसका क्या होता है? आयतन जितना बढ़ना होता है बढ़ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर टायर लगा रहता है, ट्यूब के ऊपर क्या लगा रहता है? टायर। टायर लगाने का मतलब ये हो गया कि वो उसे जितना बढ़ना है उतना बढ़ चुका है और उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि टायर अभी इतना सा है बाद में फूल कर इतना हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। टायर नहीं बढ़ता। इट मीन्स क्या होता है? इसका जो वॉल्यूम में जो चेंज होना है वो कैसा होगा? कांस्टेंट हो गया। कैसा हो गया? कांस्टेंट। इसे देख लेते हैं, PV इक्वल टू NRT से देख लेते हैं। PV इक्वल टू NRT का मतलब हो गया, यहाँ पे हमने बोला वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट हो जाने का मतलब हो गया स्थिर हो गया, और उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर जब बढ़ेगा यानी P बढ़ता है। P क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर में बढ़ना यानी दाब में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है, और आयतन कैसा है? वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न को देखें। इस प्रश्न का पहला आंसर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बायल के नियम से P और B की विमा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे सामने पूछा गया है। ये हमसे फिजिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, कौन सी है? डायमेंशन वेक्टर, जिसमें हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस। उसमें P B की विमा देख लेते हैं। P की विमा, B की विमा। इसमें क्या करते हैं? P को क्या लिख सकते हैं? P को हम लोग लिखते हैं F अपॉन A। क्या लिखते हैं? F अपॉन A इंटू B, ठीक है। F का विमा कितना होता है? M L T की पावर -2
और B की विमा कितनी होगी, L की पावर 3, ये वॉल्यूम है, और A की विमा हो जाती है L स्क्वायर, कितनी हो जाती है L स्क्वायर, L स्क्वायर से L क्यूब कैंसिल हो जाता है और हमको विमा मिलती है ml स्क्वायर T की पावर -2। दोस्तों हम जानते हैं ml स्क्वायर T की पावर -2 जो विमा होती है वो किसकी विमा होती है, वो कार्य की विमा होती है, यानी वर्क की विमा होती है। वर्क की विमा हो जाती है ml स्क्वायर T -2, और वर्क की विमा यहाँ पर वर्क लिखा नहीं है, वर्क की विमा जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो ऊर्जा की विमा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ऊर्जा की विमा के बराबर होती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, कृष्ण नियम के अनुसार सभी भागों पर दाब समान रहता है, यानी दाब का प्रभाव समान रहता है। ये किसने बताया, पहला है पास्कल का नियम, दूसरा ऑप्शन हमको दिया है गैलुजैक का नियम, तीसरा ऑप्शन दिया है डाल्टन का नियम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, हम आपको बताएं AFMC 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये बात हमको पास्कल के नियम से पता है। पास्कल ने बताया था अगर किसी बर्तन में जल भर लिया जाता है, ठीक है, और इसको और ज्यादा प्रेशर रखा जाए, यानी दबाया जाए, इसको ज्यादा दबाया जाए, नीचे की ओर पुशअप किया जाए, तो इसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस साइड पर, चाहे यहां पर, चाहे नीचे, चाहे इधर साइड पर, चाहे ऊपर की तरफ यहां देखा जाए, तो किसी भी बिंदु पर लगने वाला दाब हमेशा कैसा होता है, जो दाब आरोपित किया जाता है, यानी P प्रेशर आरोपित किया गया तो P के बराबर ही रहता है। यानी कि पास्कल के नियम के अनुसार किसी द्रव पर डाला गया दाब द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर हमेशा यानी सदैव बराबर रहेगा। ठीक है, तो समान रहता है। ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न का आंसर हो गया हमारा पास्कल का नियम। आपको मालूम है पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग ये बताया गया, पास्कल जो था हमारा मात्रक भी होता है, किसका होता है, प्रेशर का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, एक गुब्बारे में हीलियम गैस भरी हुई है, क्या भरा, हीलियम, और दूसरे गुब्बारे में वायु भरी जाती है, इनके दाब और ताप समान हो तो अणुओं की संख्या प्रति आयतन कितनी होगी, अणुओं की संख्या प्रति आयतन कितनी होगी, ये पूछा गया है। चलो प्रति आयतन अणुओं की संख्या समझते हो ना, N/B की वैल्यू निकालनी है, तो PB = nRT आदर्श गैस समीकरण से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, P = N/B, N/B क्या होता है, यही तो है हमारा अणुओं की संख्या प्रति आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या, इंटू RT। RT कैसा है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, P को इधर ले आएंगे, N/B = P/RT, और P/RT कैसा हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, कैसा हो गया, कांस्टेंट। N/B = कैसा हो गया, कांस्टेंट। और जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, कि लिखा है ना समान ताप और ताप, यानी ताप भी समान है, दाब भी समान है, दोनों कैसे कांस्टेंट है, दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। जब चेंज नहीं होता है तो एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी कैसी होती, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि बराबर हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कि दोनों में समान होगी, चाहे गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाए, चाहे किसी दूसरे गुब्बारे में वायु भरी जाए, अगर ताप और दाब समान रहते हैं तो उनमें अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। लिखा है एक पात्र में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, क्या पूछा, लिखा है एक पात्र में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए, कितना, दाब को 2 गुना कर दिया जाए और ताप को 4 गुना कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर 4 गुना हो जाए, तो उसका घनत्व कितने गुना हो जाता है, यानी हो जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो फिर से PB = nRT आइडियल गैस इक्वेशन से चलते हैं। PB
इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी को सॉल्व करेंगे, पी अपॉन टी इक्वल टू एन अपॉन बी इंटू आर। एन अपॉन बी क्या है? ये एकांक आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गैस का घनत्व। इसको क्या कहते हैं? गैस का घनत्व। P अपॉन टी इक्वल टू गैस का घनत्व, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इंटू आर। रो क्या है? कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। रो की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो रो कितना होगा? रो इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी अपॉन टी। कांस्टेंट है तो इसलिए आर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। कैसा करते हैं? इसको हटा देते हैं और पी की जगह पे क्या लिखेंगे? सबको पी को दोगुना कर देते हैं, प्रेशर को दोगुना। चलो यहाँ से लिख लेते हैं नए पे। रो इक्वल टू हो जाता है 2P और टेम्परेचर कितना कर दिया? 4 गुना 4T इंटू आर, 2 टू द 4, यानी रो इक्वल टू हो गया P अपॉन टी 1 अपॉन 2, यानी कि आधा हो गया। कितना हो गया? रो का मान प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, यानी दाब कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है ना? चलें अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी नियत ताप पर संतृप्त वाष्प को इसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है, तब इसका दाब हो जाएगा। दाब कितना हो जाएगा? ये हमसे पूछा गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यूपी शीट 2001, यूपी शीट क्या है? यूपी टीयू के लिए जो एग्जाम होता था उसी को पहले यूपी शीट बोलते थे। ठीक है ना? 2001 में यूपी शीट के नाम से एग्जाम हुआ था, उसके बाद यूपी टीयू के लिए एग्जाम हुआ था। इसमें क्या होता है? इसको क्वालिफाई करने के बाद हम लोग बीटेक में एडमिशन लेते हैं, बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम मान सकते हैं। ठीक है ना? लिखा है नियत ताप पर संतृप्त वाष्प। संतृप्त वाष्प कितना अच्छा शब्द है, इस शब्द को देखिए। ठीक है? संतृप्त वाष्प का एक बात हमें समझ में आता है, जो वाष्प होती है उसको क्या कहते हैं? उसके वाष्पन की दर, और लिक्विड जब हो जाता है, जब वाष्प बन जाता है तो वाष्पन के द्रवण की दर, यानी गैसपन की दर, वाष्पन की दर बराबर हो जाती है किसके? द्रवण की दर के बराबर। ये कब बराबर हो जाती है? संतृप्त की कंडीशन में। ठीक है ना? और जब ये चीज बराबर हो जाती है तो इसी कंडीशन को हम साम्यावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साम्यावस्था। ठीक है? और साम्यावस्था की कंडीशन में क्या होता है? दाब हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। दाब कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और जब दाब कांस्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो साम्यावस्था शब्द याद रखिए या संतृप्त वाष्प की अवस्था याद रखिए। इन अवस्थाओं में हमेशा हमेशा क्या होगा? चाहे कितना भी संपीड़न क्यों ना कर लिया जाए गैस का, उसका दाब हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना? उसके प्रेशर में कंप्रेसिबिलिटी करते समय प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है? चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, आदर्श गैस और वान डेर वाल गैस में मुख्य अंतर है। ये मध्य प्रदेश पीएमटी 2010 का प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश पीएमटी, सबसे पहले पीसीपीएमटी का एग्जाम होता था प्री मेडिकल टेस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती थी। ठीक है? सीपीएमटी, और उसके साथ ही एक और एग्जाम होता था सीबीएसई, वो भी मेडिकल का एग्जाम होता था। ये स्टेट वाइज भी होते थे, यूपी पीएमटी या एमपी पीएमटी। एमपी पीएमटी मतलब हो गया मध्य प्रदेश पीएमटी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हमारी वीडियो जो है वो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको पता लग रहा है कि यहाँ एमपी पीएमटी का प्रश्न भी दिया हुआ है। इस प्रश्न में लिखा है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में मुख्य अंतर क्या है? अब हम बताएंगे। अवस्था संक्रमण, ताप और दाब, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है ना? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होता है वो आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। ठीक है ना? वो जो आदर्श गैस जिसको हम कहते हैं वो क्या करती हैं? आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी इक्वल टू एन आर टी।
और जो वास्तविक गैसें होती है वो वान डेर वाल फोर्सेज के अंतर्गत होती है, यानी उन पर जो समीकरण लगता है वो वान डेर वाल समीकरण लगता है। कौन सा था वान डेर वाल समीकरण? था P प्लस A अपॉन B स्क्वायर इंटू V माइनस V इक्वल टू nRT। ये हमारा वान डेर वाल गैस समीकरण है। अब इन दोनों गैस समीकरणों को देख करके हमें पता लगता है कि सबसे पहला पद जो है प्रेशर है, ये प्रेशर का पद हो गया। दूसरा पद वॉल्यूम का हो गया, यहां से वॉल्यूम मिल जाता है। एनआरटी सेम रहता है दोनों में, एनआरटी दोनों में सेम है, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हैं प्रेशर को अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों में तो डिफरेंस मिलता है, प्रेशर में डिफरेंस मिलता है, वॉल्यूम में भी डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, यहाँ V था, यहाँ B माइनस V है, यानी ये भी तो वॉल्यूम है ना, तो B माइनस B ये भी कमी हो रही है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। हमारे पास जो ऑप्शन लिख रहे हुए हैं, लिखा है अवस्था संक्रमण ताप दाब। यहाँ पर दाब तो मिल रहा है लेकिन वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा C, ऑप्शन C, यानी दाब हमारे लिए कैसा होगा? एक सही ऑप्शन हो जाएगा। किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस Pv इक्वल टू RT समीकरण लगभग पालन करता है, ऐसा पूछा गया है, देना है, ठीक है। Pv इक्वल टू RT, उसकी कंडीशन बतानी है। ये कैसा समीकरण है? हम सब जानते हैं, ये गैस समीकरण। कैसा? गैस समीकरण। गैसों की प्रकृति होती है, वो क्या करते हैं? वो अपने आयतन का विस्तार चाहती है, वो अधिक से अधिक आयतन को घेरना चाहती है, यानी स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है। जब वो तेजी से घूमने के लिए क्या होता है? उनमें एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। जब काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा उन मॉलिक्यूल्स में होगी वो उतनी तेज गति करेंगे। आई बात समझ में? और काइनेटिक गति एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, यानी कि उच्च ताप यहाँ पर भी है और उच्च ताप यहाँ पर भी है, यानी टेम्परेचर प्लस होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या वॉल्यूम कम हो जाएगा। हमें वॉल्यूम कम नहीं रखना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। तो क्या करते हैं हम लोग? दाब को भी कम कर देते हैं। दाब को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। प्रेशर को करेंगे कम। जब हम प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तभी किसी भी वास्तविक गैस का समीकरण Pv इक्वल टू RT सही रहेगा। तो दोनों में उच्च ताप है और न्यूनतम दाब चाहिए, न्यूनतम दाब ये हमें मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है और मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति। इस चैनल पर आप देख रहे थे डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।